हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस के अंदर। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके 1999 से लेकर 2016 तक के आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे इस सीरीज का पार्ट 2 है। पहला पार्ट है जो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन उसे हम विद डिटेल सोल्यूशन होगा, मैक्सिमम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे विद डिटेल सोल्यूशन प्लस पिक्चर्स के साथ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन समझ में आ सके। ठीक है। सो जो नए व्यूवर्स हैं हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भविष्य में आने वाली वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारा पेटीएम नंबर है वो है 9034793107। यदि आप कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं पेटीएम के थ्रू, तो आप इस नंबर पर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ऑन अर्थ इज मेनली ड्यू टू। कहने का मतलब ये है कि जो अर्थ के ऊपर जो हीट होती है, सोलर रेडिएशन होती है, उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसकी वजह से होता है? आपको पता है जो अर्थ की शेप है वो क्या है? स्फेरिकल है। तो कहीं पर जो है आपकी किरणें होती हैं सूर्य की, वो डायरेक्ट वर्टिकली पड़ती हैं, ठीक है, और कहीं पर कम पड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है कहीं पर आपका ज़्यादा होता है और कहीं पर कम होता है। तो ये एक मेन रीज़न होता है आपके अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। मिएंडर्स आर द फीचर फॉर्म्ड बाय। मिएंडर्स क्या होता है? मिएंडर बेसिकली आपका एक घुमावदार पाथ होता है ऐसे, ठीक है। तो ये जो फीचर होता है ये होता है आपकी रिवर्स नदियों का। यहाँ पे आप देख सकते हो एक नदी का दिखाया गया है आपका मिएंडरिंग फॉर्म। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द व्हाइट सॉल्ट विच कवर्स द लैंड इन सम एरियाज ड्यूरिंग ड्राई सीजन। तो ये जो आपका व्हाइट सॉल्ट होता है इसे बोला जाता है आपका रेहे। सो रेहे बेसिकली एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर आपका सोडियम साल्ट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ये आपका पाया जाता है नॉर्थ वेस्ट पॉइंट्स ऑफ इंडिया में। और जो आपका रे होता है उसे आई थिंक कलर भी बोलते हैं, ठीक है। अ सलाइन एफ्लोरेस्केंस राइजिंग टू द सरफेस एंड कवरिंग वेरियस एक्सटेंसिव ट्रैक्ट ऑफ द लैंड इन द इंडो-गाइगेंटिक एलुवियल प्लेन, रेंडरिंग द सॉइल वर्थलेस फॉर कल्टीवेशन। इन माउंटेनियस एरियाज अ नेचुरल कोज फॉर रोड ब्लॉक इज ऑफन। तो आपने आजकल न्यूज में सुना होगा कि बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते पर क्या हो जाता है? लैंडस्लाइड हो जाता है, जिसकी वजह से जो यात्री हैं फंसे हुए हैं 1-2 दिन से वहां से। सो लैंडस्लाइड एक नेचुरल रीजन होता है रोड ब्लॉक का पहाड़ों के ऊपर, ठीक है। सो लैंडस्लाइड बेसिकली जो आपकी मान लो ज्यादा वर्षा होती है, वर्षा के कारण क्या हो जाता है, जो पहाड़ों के अंदर पकड़ होती है मिट्टी की वजह से, वो मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। तो इसकी वजह से जो पहाड़ों का जो पकड़ होती है वो क्या होती है? धीरे धीरे छूटने लगती है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो पकड़ कम हो जाती है और पहाड़ जो होता है अपने ही वेट के कारण क्या है? टूट कर नीचे खिसकने लगता है। तो उसके साथ जितनी मिट्टी आती है उसके साथ, तो उसकी वजह से क्या होता है? लैंडस्लाइड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। ग्रेनाइट क्वार्टजाइट एरियाज हैव अपस्टैंडिंग लुक बिकॉज। ये क्वेश्चन आपको आगे समझ आएगा ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट के बारे में। बस अभी भी हम इसको बेसिकली बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका नो इजिली वॉर्न डाउन। ये चट्टानें होती हैं जो इनका फिजिकली तौर पर इन पे कोई चेंज नहीं होता, मतलब कि टेम्परेचर का लगा लीजिए, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लगा लीजिए, इन पर कोई ज्यादा असर नहीं होता। तो इसलिए इसका आंसर है आपका नॉट इजिली वॉर्न डाउन। नेक्स्ट है आपका, आगे बताऊंगा मैं आपको ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट के बारे में। अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। आपको पता है जो पृथ्वी अप्रोक्सीमेटली हम लिखते हैं कि 24 आवर लेती है, लेकिन एक्चुअल में कितना लेती है? वो 23 आवर 56 मिनट 4.019 सेकेंड। ये एग्जैक्ट टाइम है। और जो मैक्सिमम स्पीड होती है अर्थ के रोटेशन की वो होती है इक्वेटर पर, जो कि आपकी 1667 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो आपकी मूवमेंट है अर्थ के रोटेशन की वो है क्या? वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ की रोटेशन की वजह से आपके डे और नाइट, दिन और रात होते हैं, ठीक है। राइज एंड फॉल ऑफ टाइड इसकी वजह से होता है, रोटेशन की वजह से होता है।
और जो हवा की डायरेक्शंस होती हैं, ओशन करंट होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है किसकी वजह से? अर्थ की रोटेशन की वजह से। अर्थक्वेक आर कोज्ड बाय, अर्थक्वेक क्यों होते हैं? अर्थक्वेक बेसिकली किसकी वजह से होते हैं? टेक्टोनिक्स प्लेट की वजह से। तो टेक्टोनिज्म होगा इसका राइट आंसर। टेक्टोनिक प्लेट आपस में मूव करती हैं, रब करती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो जिससे आपकी सेस्मिक वेव बनती है। सेस्मिक वेव बनने से क्या होता है? आपका अर्थक्वेक आता है। ठीक है, और आपको पता है अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है वो मापी जाती है रिक्टर स्केल से। और जो साइंस होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं अर्थक्वेक के बारे में, उसे बोला जाता है आपका सेस्मोलॉजी। अब मान लो जिस स्थान पर जो है आपका अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम फोकस। ठीक है, अब इस फोकस के वर्टिकली ऊपर जो प्लेस होगा, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स तो धरती के नीचे होती है ना, तो उसे बोलते हैं हम फोकस। और इसके वर्टिकली जो प्लेस होगा ऊपर, उसे हम बोलते हैं फिर एपिसेंटर। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए आप, अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन अर्थ्स lithosphere that creates seismic waves. Sinkhole is a phenomena of topography. So इस क्वेश्चन का आंसर है आपका कर्स्ट टोपोग्राफी। ये क्या होती है मैं आपको बताता हूं। देखिए ये पिक्चर देखिए आप, कि कर्स्ट टोपोग्राफी इज अ लैंडस्केप फॉर्म्ड फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूबल रॉक सच एज लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड जिप्सम. It is characterized by underground drainage system with sinkhole and caves. सपोज कीजिए यहाँ जो इस पिक्चर में चट्टान दिखाई गई है, ये आपकी मान लीजिए लाइमस्टोन की चट्टान है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि पानी के बहाव के कारण जो आपकी ये चट्टान होती है, ये एक किस्म से आप कह लीजिए जो है खुरने लग जाती है। इसके जो मटेरियल होते हैं पानी के बहाव के साथ बहते चले जाते हैं। सो मान लीजिए पहले छोटा सा खड्डा हुआ, फिर जैसे जैसे पानी का बहाव बढ़ता जाता है टाइम के साथ साथ, वो जो आपका खड्डा है वो बड़ा होता जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये होल्स वगैरह आपको दिख रहे हैं सारे। ठीक है, ये आपकी क्या है? कर्स्ट टोपोग्राफी। और इन्हें हम बोलते हैं सिंक होल। ये जो खड्डे बनते हैं ये होते हैं आपके सिंक होल। ठीक है, अब सिंक होल के भी फॉर्मेशन प्रोसेस यहाँ पर लिखी हुई है कि द फॉर्मेशन ऑफ सिंक होल इन्वॉल्व नेचुरल प्रोसेस ऑफ इरोजन और ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ स्लाइटली सॉल्यूबल बेड रॉक। ठीक है, अभी मैंने बताया था जो आपके पार्टिकल होते हैं, मटेरियल होता है चट्टान का, वो पानी के साथ साथ क्या हो जाता है? भाव में बह जाता है। सो सॉल्यूबल बेड रॉक एंड बाय परकोलेटिंग वाटर, द कोलैप्स ऑफ केव रूफ और लोवरिंग ऑफ वाटर टेबल। यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है कि ग्राउंड वाटर में डिजोल्व द कार्बोनेट सीमेंट holding the sandstone particle together and then carry away the lax particle gradually forming a void. और यही void होता है जो आपका किसका कारण बनता है? सिंक होल का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द ग्रेडेड प्रोफाइल ऑफ अ रिवर कोर्सेज। जो ग्रेडेड प्रोफाइल होता है रिवर का उसे बोलते हैं हम, जो स्मूथ कर्व होती है आपकी उसके सोर्स से लेके माउथ तक। नेक्स्ट ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। The largest forest cover which cover 25% of the world's forest land is, तो उसका नाम है आपका टेगा फॉरेस्ट ऑफ साइबेरिया। टेगा फॉरेस्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड बायोम एंड मेक अप टू 29% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट कवर। द लार्जेस्ट एरियाज अलोकेटेड, जो टेगा का लार्जेस्ट एरिया है वो आपका पड़ता है रशिया और कनाडा में। और जो इसका टेम्परेचर होता है वो काफी कम होता है, मतलब कि ठंडा इलाका होता है, पूरा बर्फीला इलाका। और इसमें एक्सट्रीम विंटर की वजह से जो इसका एक्सट्रीम विंटर की वजह से जो इसका सोइंग सीजन होता है वो बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो आपकी वनस्पति वगैरह है वो बहुत ही कम मिलती है। The majority of Earth's curve is composed of which rock?
सो जो अर्थ की कर्व है मोस्टली कौन सी रॉक की बनी होती है? सो जो अर्थ कर्व है मोस्टली वो बनी होती है आपकी इग्नियस रॉक से। इग्नियस रॉक से। अब इग्नियस रॉक क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है धरती के अंदर क्या है? लावा है। अब इस लावा को यदि कोई ऐसा प्लेस मिल जाता है, वेंट मिल जाता है जिसके जरिए क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। बाहर किसके जरिए आएगा? वोल्केनो के जरिए। ठीक है, तो जब ये लावा आपका धरती से बाहर आता है, तो लावा जब बाहर आता है, सपोज कीजिए या बाहर आ गया ये वाला लावा, जब ये लावा एटमोस्फेयर के जरिए क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, तो ये फॉर्म करता है आपकी बसाल्ट चट्टान को, जो कि एक टाइप है किसका? इग्नियस रॉक का। तो इग्नियस रॉक होती है जो आपकी बनती है लावा के ठंडे होने से। अब ये जो बाहर ठंडी हुई है ये होती है आपकी बसाल्ट चट्टान, रॉक आप बोल सकते हो, बसाल्ट रॉक। और जो लावा आपका अंदर रह जाता है, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ जो आपका ठंडा हो जाता है वो निर्माण करता है आपका ग्रेनाइट का। और ग्रेनाइट भी आपका टाइप है किसका? इग्नियस रॉक का। अब दो टाइप की आपकी रॉक फॉर्मेशन होती है। पहला जो आपकी बाहर हुई है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और जो आपकी अंदर बनी है उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। सो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा दैट कूल्स स्लोली, एज अ रिजल्ट दीज रॉक्स आर कोर्स एंड ग्राइंड। जो बाहर लावा आएगा वो तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से। जो अंदर लावा होगा उसको ठंडा होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ठीक है, सो इग्नियस रॉक होती है आपकी जो लावा के ठंडी होने से बनती है। यहां पर लिखा हुआ है इग्नियस रॉक के बारे में, ठीक है, यहां से आप पढ़ सकते हो। इग्नियस रॉक एक इंपॉर्टेंट लाइन में आपको बता देता हूं कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मेक अप टू 90 to 95% of the top 16 किलोमीटर ऑफ अर्थ क्रस्ट बाय वॉल्यूम। कि जो आपकी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं वो मिलकर अर्थ क्रस्ट के 90 से 95% भाग को, जो कि है 16 किलोमीटर तक, बनाती हैं। किससे बना होता है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच कंट्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पास कौन कौन सी कंट्री से करता है। तो यहाँ पे जो इक्वेटर लिखा हुआ है कि इक्वेटर आपका 13 कंट्री से पास करता है। यहाँ पे जो आप देख सकते हो कंट्री के नाम लिखे हुए हैं। सो ब्राजील हमारे ऑप्शन में है, केन्या हमारे ऑप्शन में है, इंडोनेशिया हमारे ऑप्शन में है। ठीक है, यानी कि इन 3 कंट्री से तो जो है इक्वेटर पास करता है। लेकिन यदि हम लिस्ट को देखें कहीं भी हमें मैक्सिको का जो है नाम नहीं मिलेगा। सो जो मैक्सिको है इसका राइट आंसर कि इक्वेटर मैक्सिको से नहीं पास करता। ठीक है, इक्वेटर जिसे हम ग्रेटर सर्कल भी बोलते हैं, जो अर्थ को नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर पार्ट में दोनों में डिवाइड करता है। जो इसका 78.7% हिस्सा है इक्वेटर का वो लाई करता है वाटर के ऊपर। जो बच गया हिस्सा 21.3 वो लाई करता है आपका लैंड के ऊपर। ठीक है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है आपकी यांगजी रिवर। यांगजी जो आपकी रिवर है वो बहती है आपकी चाइना के अंदर। वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह किसी एक कंट्री के अंदर ही बहती है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो दिखाया गया है यांगजी रिवर के बारे में। सो यांगजी रिवर जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, और यदि हम इसे वर्ल्ड में कंपेयर करें तो यह वर्ल्ड की तीसरी सबसे लंबी नदी है। विलो फॉर अ क्रिकेट बैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सो जो विलो फॉर क्रिकेट बैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसका आंसर आएगा आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट से मिलता है हमें विलो ऑफ क्रिकेट बैट। सो जो आपके बैट बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर से जो विलो मिलती है उसके जो बैट बनते हैं वो आपके इंटरनेशनल इवेंट में यूज होते हैं, मतलब कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। काफी अच्छे क्वालिटी के बैट बनाए जाते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से विलो मिलती है क्रिकेट बैट के लिए। और इसके अलावा जो अदर पार्ट्स में हमारे कंट्री में जो बनते हैं बैट, ठीक है, वो नॉर्मली हम लोअर क्वालिटी के होते हैं और जो नॉन प्रोफेशनल क्रिकेट गेम्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉस द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए। ये आपका क्या है? ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये क्या है आपका इक्वेटर। अब यहाँ पे देखिए ये नदी आपकी लिम्पोपो, लिम्पोपो का डायग्राम यदि आप ध्यान से देखें तो एक बार यहाँ पे इसने कट किया और एक बार यहाँ पर इसने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कट किया। सो जो ये लिम्पोपो नदी है वो आपकी 2 बार क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कट करती है और ये है आपका इक्वेटर। अब ये नदी है आपकी कोंगो रिवर, कोंगो रिवर ने एक बार यहाँ पे कट किया और एक बार यहाँ पर, तो कोंगो ऐसी रिवर है जो आपके इक्वेटर को 2 बार कट करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि लिम्पोपो रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार कट करती है और कोंगो रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है। एन अर्थक्वेक इज ऑल्सो नोन एज, अर्थक्वेक को बेसिकली हम ट्रेमर भी बोलते हैं। तो यहां पे जो ऑप्शन बी है वो है इसका राइट आंसर, ट्रेमर। वाई इज साउथ पोल कोल्डर देन द नॉर्थ पोल? भाई जो साउथ पोल है उसका जो एल्टीट्यूड है वो नॉर्थ पोल से क्या है ज्यादा है, तो इसीलिए जो आपका साउथ पोल है वो कोल्डर है। किसकी वजह से? किससे? नॉर्थ पोल से। तो यहां पे आंसर है आपका हाई एल्टीट्यूड। कहते हैं जो साउथ पोल के ऊपर जो आपकी आइस शीट है उसका जो एलिवेशन है वो कितना है? 9000 फीट तक का है और जो सी लेवल है उसका जो वो आपका 1 माइल से भी 1.5 माइल से भी ज्यादा है। तो इसलिए जो आपका साउथ पोल है वो कोल्डर है एज कंपेयर टू किसके? नॉर्थ पोल के। ठीक है। द एरिया मार्क्ड बाय इंटरनल ड्रेनेज, तो इंटरनल ड्रेनेज का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी नदी या कोई ऐसा सिस्टम जो समुद्र से कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब कि जो उसका बहाव है किसी समुद्र में जाकर नहीं गिरता। सो यहां पे जो इंटरनल ड्रेनेज है वो होता है आपका डेजर्ट में। लूनी नदी आपने सुना होगा, ठीक है, जो डेजर्ट के अंदर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम। द एरिया विच इज रेजिस्टेंट टू एनी मैसिव स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो जो एरिया जो मैसिव स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है वो है आपका शील्ड। अब शील्ड क्या होता है? शील्ड इज जनरली अ लार्ज एरिया ऑफ एक्सपोज्ड प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टेलाइन इग्नियस एंड हाई ग्रेडेड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो शील्ड एक लार्ज पार्ट होता है आपका इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का जो एग्जिस्ट करता है, जो रेजिस्ट करता है किसको? मैसिव स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को। बहुत सारा यहां पर लिखा हुआ है शील्ड के बारे में, आप यहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ लेक इज फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटीज। सो जो आपकी लेक बनती है वोल्केनिक एक्टिविटी से वो बनती है आपकी कैल्डेरा लेक। सो यहां पे जो आपका ऑप्शन सी है वो है राइट आंसर। अब कैल्डेरा लेक कैसे बनती है? सपोज कीजिए मैं आपको बताता हूं कि ये मान लीजिए एक आपका जो है वोल्केनो है, ठीक है, ये आपका एक वोल्केनो है और ये आपका अर्थ के नीचे इसके अंदर क्या है? लावा है, ये वाला। ठीक है, तो एक टाइम में क्या होगा कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा जो ये आपकी लावा की वॉल्यूम होगी, तो जैसे जैसे ये ज्वालामुखी फटेगा ये लावा की जो वॉल्यूम होगी ये बाहर निकलती चली जाएगी। तो एक टाइम पे क्या होगा, इसके अंदर नीचे जो लावा होगा उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, सो सपोज कीजिए जो आपका लावा है वो इतना रह जाता है। ठीक है, जो आपकी ये लावा की वॉल्यूम है ये इतनी कम हो गई। ठीक है, अब इससे क्या होगा? समय के साथ साथ जो आपका ये पहाड़ है, ये ऊपर वाला वोल्केनो वाला, ये टूट के क्या हो जाता है? इसके अंदर गिर जाता है। ठीक है, जब ये इसके अंदर गिरता है तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ऊपर से, ये वाला। ठीक है, और समय के साथ साथ क्या होता है? इसके अंदर पानी भर जाता है। इससे क्या बनती है आपकी कैल्डेरा लेक या फिर क्रेटर लेक।
वाइडनिंग ऑफ रिवर वैली टेक्स प्लेस ड्यू टू। अभी जैसे जैसे ये आपकी मान लो रिवर है, ठीक है, अब जैसे जैसे इसके अंदर वाटर चला जाता है, ठीक है, अब ये नदी कब चौड़ी होगी? नदी तब चौड़ी होगी जब इसके ये जो साइड वाले हिस्से हैं किनारे, ठीक है, ये चौड़े होंगे। तो मान लीजिए ये किनारा यहां पर है, जब ये किनारा यहां पर आ जाएगा तो तब देखिए नदी चौड़ी होगी। अब ये नदी चौड़ी कब होगी? तो जब ये वाला जो आपका मिट्टी है, ये वाली यहां से यहां तक की मिट्टी, ये क्या होगी? पानी के साथ क्या हो जाएगी? बह जाएगी। तो तभी होगा ना आपका जो रिवर होगी वो क्या होगी? चौड़ी होगी। तो ये किसकी वजह से होगा? और ये होगा वाटर के हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से। और इसे बोलते हैं, ये जो आपका कोरोजन होता है मिट्टी का, इसे बोला जाता है लेटरल कोरोजन। लेटरल कोरोजन। तो यहां पे जो ऑप्शन बी है वो है इसका राइट आंसर। वाइडनिंग ऑफ रिवर वैली टेक्स प्लेस ड्यू टू लेटरल कोरोजन। तो जब लेटरल कोरोजन होगा वो होता है आपका ऐसे, वो नदी को चौड़ा करेगा। और जो आपका वर्टिकल होगा, वर्टिकल कोरोजन में क्या होगा? जो रिवर का बेड होगा, सपोज कीजिए ये रिवर है, ठीक है, ये इसका बेड है, तो इसका बेड क्या होगा? और गहरा होगा। जो ऊपर वाली मिट्टी होगी वो साथ साथ क्या चलती जाएगी? बहती चली जाएगी पानी के साथ। तो जो आपकी नदी होगी वो गहरी होती चली जाएगी। तो वर्टिकल इरोजन में नदी गहरी होगी और लेटरल इरोजन में, कोरोजन में जो आपकी नदी होगी वो क्या होगी? चौड़ी होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका वो है बी, राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर बैंक से यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जैसे जैसे पानी बहेगा आपका, ठीक है, यदि इरोजन आपका ऐसे होगा तो वो होगा वर्टिकली, यदि इरोजन आपका ऐसे होगा तो वो होगा आपका लेटरल इरोजन, ठीक है। रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड। तो रिफ्ट वैली जो आपकी बनती है कब बनती है? रिफ्ट वैली आपकी बनती है टू फॉल्ट के बीच में। कैसे? सपोज कीजिए आपका ये लीनियर लैंड है, ठीक है, टेंशन के कारण, लीनियर टेंशन के कारण इसके अंदर क्या होता है? फॉल्ट आ जाता है। एक फॉल्ट यहाँ पर, फॉल्ट मतलब कि दरार, और एक फॉल्ट यहाँ पर। इस फॉल्ट की वजह से क्या होगा? जो आपका ये वाला और ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है? ऊपर की तरफ, सॉरी, साइड की तरफ क्या करता है? मूव करता है। क्योंकि टेंशन है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा साइड की तरफ मूव करेगा। इसकी वजह से क्या हो जाता है? इसकी वजह से जो आपका बीच वाला हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ क्या करने लग जाता है? मूव करने लग जाता है ऐसे। तो ये जो आपकी बनती है बीच में, ये होती है आपकी रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, तो रिफ्ट वैली जो होती है आपका वो हिस्सा होता है दो फॉल्ट के बीच का, ठीक है। इसकी वजह से जब टेंशन होती है तो क्या कर देता है? दो फॉल्ट बनता है, एक वाला ये वाला फॉल्ट और एक ये वाला फॉल्ट। तो टेंशन की वजह से जब ये अवे मूव करते हैं तो जो आपका बीच वाला हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ मूव करने लग जाता है। और ये जो आपका बनता है हिस्सा, एरिया, इसे हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। यहां पे आप देख सकते हो दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन। ये काफी पुराना क्वेश्चन है, काफी टाइम से पढ़ते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। ये पिक्चर देख लो आप, सूर्य ग्रहण कब लगेगा? सूर्य ग्रहण तब लगेगा जब जो आपका मून होगा वो अर्थ और सन के मिडल में होगा, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये देखिए मून है जो आपका, ठीक किसके सामने है? लाइट कहां से आ रही है? सन से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस हिस्से पे तो लाइट पड़ रही है और ये हिस्सा क्या है? डार्क पोर्शन में। ये हिस्सा किसमें है? डार्क पोर्शन में है। तो ये क्या करता है? एक शेडो क्रिएट करता है। ये क्या करता है? एक शेडो क्रिएट करता है। ये जो आपकी ये वाली शेडो होती है, ये वाली जो कि टोटली डार्क होती है, इस शेडो का नाम होता है आपका अम्ब्रा, जिसे हम फुल शेडो भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होती है आपकी ये शेडो, इसे हम बोलते हैं पार्शियल शेडो, इस वाले हिस्से को।
पार्शियल शेडो, इसका नाम होता है आपका पेनुम्ब्रा। ये दो शेडो हैं, आप इसको ध्यान में रखना इनके नाम, ठीक है। एक होगी आपकी अम्ब्रा, एक होगी पेनुम्ब्रा। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट द ओड आइटम ऑफ द फ्लोइंग शेल, मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। तो यहां पे जो इनमें से ओड है वो है आपकी मार्बल, शेल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, जो कि आपकी है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। और जो आपकी मार्बल है वो है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर है। अब सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है? सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है? सेडिमेंट्री रॉक होती है कि जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी या कण, वायु द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी या कण के जमा होने से बनती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा एग्जांपल। एक गिलास लीजिए, आप मान लीजिए गिलास है, इसके अंदर पानी है, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या कीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कंकर के आप इसके अंदर डाल दीजिए, फिर इसको दोबारा डाल दीजिए, रिपीट कीजिए, 2-3 बार रिपीट कीजिए, तो आप देखोगे यहां पर जो है कंकड़ ऐसे जमा हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इस गिलास को आप हजारों सालों तक यहां पर पड़ा रहने दीजिए, तो क्या होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज, वेदर चेंज के कारण क्या होगा, ये जो आपकी कंकर होंगे ये किसका निर्माण करेंगे, रॉक का, चट्टान का, और इस चट्टान को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और ये जो कंकड़ पत्थर यूज हुए हैं रॉक बनने के लिए, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं सेडिमेंट, ठीक है। तो केमिकली सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होंगी, जिसमें जो आपका सेडिमेंट होगा वो पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, ठीक है। तो वो धरती के नीचे दब जाते हैं, तो टाइम के कारण क्या हो जाता है, उनके अंदर केमिकल चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से जो जैसे कि आपका कोयला हो गया, एक क्या है ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक का बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती है? मेटामॉर्फिक रॉक होती है कि जो आपकी रॉक है, मान ली कोई सेडिमेंट्री चट्टान है, ठीक है, तो सेडिमेंट्री चट्टान में क्या होगा कि टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ठीक है, वेदर की कुछ कंडीशंस होंगी, टेम्परेचर्स की कंडीशन होगी, प्रेशर की कंडीशन होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन होगी, इसकी वजह से क्या होगा, उस सेडिमेंट्री चट्टान के केमिकल फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। तो वो जो चट्टान फिर बनती है आपकी, वो बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक का मतलब ये होता है आपका चेंज होना, बदलना, परिवर्तित होना, ठीक है। सो ये होती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। माउंटेन फॉर्म्ड ऑन अर्थ क्रस्ट ड्यू टू टेंशन इज कॉल्ड। अब मैंने आपको बताया था रिफ्ट वैली कैसे बनती है, रिफ्ट वैली में, ठीक है। अब एक और होता है कि सपोज कीजिए ये प्लेन है आपका, ठीक है, फिर वही कंडीशन फॉल्ट वाली, ठीक है। अब इसके अंदर कंप्रेशन है मान लीजिए, ठीक है। अब ये दो पार्ट जब इसके अंदर टेंशन थी तो अवे मूव कर रहे थे, अब इसके अंदर क्या है, कंप्रेशन है। कंप्रेशन की वजह से क्या होगा कि ये जो अब वाला बीच वाला हिस्सा होगा आपका, ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा ऐसे, और ये जो आपका रहेगा हिस्सा नीचे की तरफ। तो ये जो इस टाइप से जो आपकी माउंटेन बनती है, ये वाली माउंटेन हो गई आपकी, ये हो गई आपकी ब्लॉक माउंटेन, और जो साइड वाला हिस्सा हो गया फिर वो हो गया आपका रिफ्ट वैली, ठीक है। सो ब्लॉक माउंटेन ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। यहां पे आप देख सकते हो कंप्रेशन की वजह से दिखाया गया है, तीनों प्रोसेस को दिखाया गया है। सो ये जो आपकी ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक रॉक। मैं आपको ये बता चुका हूं कि ऑर्गेनिक रॉक कौन सी होगी, आप बता दोगे कौन सी है, कौन, क्योंकि जो इसके सेडिमेंट होते हैं वो होते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक रॉक बोलते हैं। द सेडिमेंट इन ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक इज मेड ऑफ फॉसिल, ठीक है, द हार्ड पार्ट ऑफ एनिमल सच एज बोन्स एंड शेल्स
कैन बिकम सीमेंटेड टुगेदर ओवर टाइम टू मेक रॉक। जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि टाइम के चलते चलते जो आपके चेंजेस आएंगे उनकी वजह से जो होगी आपकी रॉक बनेगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजली द बोन्स एंड शेल्स आर मेड ऑफ कैल्साइट एंड सिमिलर मिनरल्स एंड द ऑर्गेनिक रॉक दैट इज मेड फ्रॉम देम इज कॉल्ड लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन भी आपकी एक क्या है, ऑर्गेनिक रॉक है। प्लस जो कोल है आपकी कोयला, वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिक रॉक है, ऑर्गेनिक चट्टान है। स्पोर्ट द ओड आइटम ऑफ द फॉलोइंग, बसाल्ट, रूबी, एमराल्ड, सफायर। सो बसाल्ट मैंने आपको बताया था क्या है, इग्नियस रॉक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो बाहर की तरफ लावा जमने से बनती है। और जो बाकी आपके क्या है, जेम्स के नाम। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन ए है राइट आंसर। बसाल्ट इज अ डार्क colored fine grained igneous rock composed of mainly plagioclase and pyroxene minerals. It most commonly forms as extrusive rock such as lava flow, but can also form in small intrusive bodies such as igneous dike or thin sill. Which of the following is the newest geological era? सो यहां पर जो आपकी जियोलॉजिकल एरा लिखे गए हैं, इसमें से जो आपका न्यूएस्ट है वो है आपका क्रिटेशियस। हाइड्रोलिक एक्शन इज अ टाइप ऑफ इरोजन कोज्ड बाय। सो हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से जो इरोजन होगा वो कौन करेगा, रनिंग वाटर। ठीक है, सो यहां पे ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। फॉर एग्जाम्पल आपका रिवर हो गया, रनिंग वाटर का एग्जाम्पल। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज सेडिमेंट्री रॉक? निम्नलिखित में से कौन सी आपकी है सेडिमेंट्री रॉक है? तो निम्नलिखित में से जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है वो है आपकी आर्कोस। तो सेडिमेंट्री रॉक को मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर टाइप्स ऑफ रॉक दैट आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन एंड सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन ऑफ दैट मटेरियल एट द अर्थ सरफेस एंड विद इन बॉडीज ऑफ वाटर। कि जो आपकी कंपोजिशन होती है मटेरियल की, अर्थ के सरफेस पर भी होती है या फिर वाटर के अंदर होती है। मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया था। Sedimentation is the collective name of processes that cause mineral and organic particle to settle in place. तो सेडिमेंटेशन तो एक प्रोसेस है कि जो आपके सेडिमेंट पार्टिकल होंगे, ठीक है, वो एक प्लेस पर क्या होंगे, जमना शुरू हो जाएंगे, सेटल होना शुरू हो जाएंगे, सीमेंटेड हो जाएंगे टाइम के साथ। द पार्टिकल दैट फॉर्म अ सेडिमेंट्री रॉक, जो पार्टिकल सेडिमेंट्री रॉक बनाएंगे इकट्ठा होकर, उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट। Before being deposited, the sediment was formed by weathering and erosion from the source area and then transported to the place of deposition by water, winds. कहने का मतलब ये है कि जो आपके सेडिमेंट्स होंगे, सेडिमेंट आएंगे कहाँ से, किसी न किसी स्थान से तो लेकर आए जाएंगे ना वो। अब जैसे हवा है, हवा कुछ कण लेके आएगी रेत के, ठीक है। अब जो आपकी नदी होती है, नदी के बहाव में जो मिट्टी आती है, सेडिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंट कहीं ना कहीं से तो आएंगे, ग्लेशियर की वजह से जो आपके सेडिमेंट्स आएंगे। Sedimentation may also occur as mineral precipitate from water solution or shells or aquatic creatures settle out of suspension. यहाँ पे टाइप लिखे गए हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक के। क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, जिसमें जो आपके सेडिमेंट होंगे वो मैकेनिकल वेदरिंग डेब्रीज होंगी, और जो आपकी केमिकल सेडिमेंट्री रॉक होंगी उसमें जो आपके सेडिमेंट होगा वो क्या होगा, मटेरियल्स प्रेसिपिटेट फ्रॉम सोल्यूशन, ठीक है। और जो आपका ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री होंगी उसमें जो आपका सेडिमेंट होगा वो होंगी एनिमल डेब्रिस। ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो एंड पैरोडाइट क्या है? तो जो ऑब्सीडियन और एंडेसाइट और गैब्रो आपकी हैं इग्नियस रॉक।
ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। भाई ये चट्टानों के नाम हैं और ये चट्टानें आपकी कौन सी कैटेगरी में आती हैं? इग्नियस रॉक में। फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक इन डेजर्ट रीजन इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, तो मैं भाई सपोज कीजिए मान लें कोई एक चट्टान है, ये आपकी है डेजर्ट के अंदर है मान लीजिए। ठीक है, तो टाइम के साथ क्या होगा, हवा के कारण क्या होगा, हवा में जो पार्टिकल होते हैं सैंड के, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है चट्टान का, उसमें क्या होता है, इन पार्टिकल की वजह से घिसाव होता है, जिसकी वजह से इसका क्या होता है, जो हिस्सा होता है वो छटने लग जाता है। तो ये चट्टान कई सालों तक ऐसे जब ये प्रक्रिया चलती रहती है, कुछ ऐसे फॉर्म रूप ले लेती है, ऐसे जो नीचे वाला हिस्सा होता जाता है वो ब्रेक हो जाता है ऐसे। ठीक है, और समय के साथ साथ ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है इसका। ठीक है, या इस टाइप में ऐसे एब्रेशन, जो आपके पार्टिकल होते हैं उसके एब्रेशन के कारण जो हिस्सा होता है ये वॉर्न आउट कर जाता है, और जो आपका चट्टान बनती है वो एक मशरूम टाइप जैसे दिखने वाली चट्टान बन जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं मशरूम रॉक। सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर है एब्रेशन। यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जाम्पल दिखाया गया है, एक फोटो दिखाई गई है कि मशरूम रॉक ऑल्सो कॉल्ड रॉक पेडेस्टल और पेडेस्टल रॉक is a naturally occurring rock whose shape, as its name implies, resemble a mushroom. मशरूम के जैसे दिखती है। The rocks are deformed in a number of different ways. बहुत कारण हो सकते हैं चट्टान के डिफॉर्म होने के। इरोजन हो सकता है, वेदरिंग हो सकता है, ग्लेशियल एक्शन हो सकता है, फ्रॉम अ सडन डिस्टर्बेंस हो सकता है। ठीक है, अब इरोजन होगा, इरोजन भी कब होगा, इरोजन और वेदरिंग में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा इरोजन क्या होता है और वेदरिंग क्या होता है। ठीक है, यूजली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज दीज रॉक फॉर्म ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर व्हेन विंड इरोजन ऑफ एन आइसोलेटेड रॉकी आउटक्रॉप्स प्रोग्रेसेस एट अ डिफरेंट रेट at its bottom to that at its top. Abrasion by wind-borne grains of sand is most prevalent within the first 3 feet of the ground, causing the base of the outcrops to erode more rapidly than their tops. कहने का मतलब ये होगा कि जो हवा के अंदर जो पार्टिकल मैं अभी आपको बता रहा था कि उनकी वजह से जो एब्रेशन होगा वो निचले हिस्से पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टॉप। ठीक है, सो ये जो आपका कारण होता है मशरूम रॉक बनने का। नेक्स्ट है आपका द स्टेगनेंट वाटर एट बॉटम ऑफ लेक इज कोल्ड। तो इससे इसको समझने से पहले आप ये डायग्राम देखिए कि जो आपकी लेक होती है उसके जो अंदर वाटर होता है उसे 3 लेयर्स में डिफाइन किया जाता है। जो सबसे ऊपर होती है लेयर उसे हम बोलते हैं एप्लिमनियन, जो बीच वाली होती है उसे हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन, और जो आपकी सबसे नीचे वाली होती है जो सबसे गहरे पार्ट में होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोलिम्नियन। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द स्टेगनेंट वाटर एट द बॉटम। स्टेगनेंट मतलब कि खड़ा हुआ, एट द बॉटम लेक इज कॉल्ड, तो क्या बोलेंगे उसे हम हाइपोलिम्नियन। जो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अब हाइपोलिम्नियन होगा जो पार्ट, जाहिर सी बात है यहां पर जो आपकी सूर्य की किरणें होंगी वो कम पड़ेंगी, तो यहां पर जो आपका हमेशा टेम्परेचर होगा वो हमेशा क्या रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा। ठीक है, द कप शेप्ड माउथ ऑफ द वोल्केनो इज, तो जो कप शेप्ड माउथ है ऐसे जो आपका वोल्केनो होता है ऐसे ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेटर। यहां से आप पढ़ सकते हो क्रेटर के बारे में, लिखा हुआ है मैंने, ये आप तस्वीर दिखाई गई यहां पर क्रेटर लेक की एक। Which of the following is an example of plutonic igneous rock? So plutonic igneous rock कौन सी होती है? प्लूटोनिक igneous rock यदि मैं बोलूं यहां पे देखिए आप कि कुछ लावा जो आपका धरती के नीचे ठंडा हो जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आपकी igneous rock, intrusive igneous rock. So जो ग्रेनाइट है इसका एक एग्जाम्पल है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो ऑप्शन बी है इसका वो है आपका राइट आंसर। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इन सीटू, इन सीटू का मतलब उसी जगह पर, ऑन साइट, इज नोन एज,
उसे हम बोलते हैं वेदरिंग। अब मैं आपको बताता हूं इरोजन में क्या डिफरेंस है, वेदरिंग में क्या डिफरेंस है। सपोज कीजिए एक चट्टान है, ठीक है, इसका कोई पार्टिकल टूटता है, कोई हिस्सा टूटता है, तो वो उसी स्थान पर गिर जाता है। उसी स्थान पर गिरकर वो समय के साथ साथ क्या बन जाता है, उस चट्टान की, उसके पार्ट की मिट्टी बन जाती है, ठीक है, एक ही प्लेस पर। लेकिन इरोजन के अंदर क्या होता है, इरोजन के अंदर यदि चट्टान का कोई हिस्सा किसी कारणवश टूटता है तो वो किसी ना किसी मीडियम के जरिए ट्रांसपोर्ट हो जाता है दूसरे स्थान पर। सपोज कीजिए बाढ़ आती है, ठीक है, अब बाढ़ आएगी, मान लो इसके नीचे का हिस्सा होगा जो चट्टान का, वो टूट जाता है। अब बाढ़ के जरिए जो हिस्सा होगा वो दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और वो कहीं दूसरी जगह पर जाकर क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। इसे बोलते हैं इरोजन। और वेदरिंग क्या होगा, वो चट्टान का हिस्सा वहीं पर टूटकर समय के साथ साथ डिफॉर्म होकर मिट्टी का रूप ले लेगा। ये होता है आपका वेदरिंग। तो वेदरिंग भी कई तरह की होती है आपकी, ठीक है, लाइक मैकेनिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहां पढ़ सकते हो, वेदरिंग इज अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, सॉयल एंड मिनरल्स एज वेल एज वुड एंड आर्टिफिशियल मटेरियल थ्रू कॉन्टेक्ट विद अर्थ्स एटमोस्फेयर, वाटर एंड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। वेदरिंग अक्कर इन सीतू, सीतू का मतलब ऑन साइट, उसी जगह पर, दैट इज इन दी सेम प्लेस विद लिटिल और नो मूवमेंट, मतलब कि थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकती है उसके पार्ट्स की, मतलब ज्यादा नहीं। एंड दस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद इरोजन, तो इसलिए हमें इरोजन और वेदरिंग में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इरोजन में क्या होगा, विच इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स बाय एजेंट सच एज वाटर, आइस, स्नो, विंड, वेव्स एंड ग्रेविटी, एंड देन बीइंग ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड इन अदर लोकेशन। इरोजन में क्या होगा, प्रोसेस सेम होगी वेदरिंग की तरह, लेकिन जो मटेरियल होगा वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मीडियम, चाहे वाटर हो, आइस है, स्नो है, विंड है, उसके जरिए। ये डिफरेंस है आपका वेदरिंग और इरोजन के बीच में। द हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जो हिमालयन माउंटेन रेंज है यंग फोल्डेड माउंटेन है, तो यहां पे जो ऑप्शन डी है वो है राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मोरेन्स आर फॉर्म्ड इन। मोरेन्स बेसिकली क्या होते हैं, मोरेन्स भाई, अब मान लीजिए ये आपकी, सपोज कीजिए मिट्टी पड़ी हुई है, वैसे एक एग्जांपल छोटा सा देके बताता हूं मैं आपको, ये मिट्टी पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहां से मान ले कोई ग्लेशियर की मूवमेंट होती है, ठीक है, तो जैसे जैसे ये ग्लेशियर आगे आएगा तो ये ग्लेशियर का जो आगे वाला हिस्सा होगा, ये वाला, ये क्या करेगा, इस पे जोर लगाएगा, तो मिट्टी का ऐसा क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए आपका ग्लेशियर अब यहां पे आ गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक ढेर सा बन जाएगा मिट्टी का, और इसके साइड में बन जाएगा, ऐसे साइड से भी हटाता चला जाएगा। तो ये होते हैं आपके मोरेन, ये हिस्सा बोला जाता है आपका मोरेन, और ये जो साइड में होगा इसे बोला जाता है लेटरल मोरेन। ठीक है, सो जो मोरेन्स होते हैं वो आपके ग्लेशियल रीजन में बनते हैं ग्लेशियर की मूवमेंट की वजह से। यहां पे दिखाया गया है एग्जांपल, डायग्राम दिखाया गया है, यहां से आप देख सकते हो। अ मोरेन इज एनी ग्लेशियली formed accumulation of unconsolidated glacial debris। so debris कुछ भी हो सकती है, soil and rock, ठीक है, उसके accumulation मतलब इकट्ठा होना, that occur in both currently and formerly glaciated region on earth through geomorphological processes। moraines are formed from debris previously carried along by glacier and normally consist of somewhat round particle ranging in size from large boulder to minute glacial flow। तो यहाँ पे उनकी पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे टाइप्स है मोरेन के, जैसे कि अभी लेटरल मोरेन मैंने आपको बताया था, और जो सामने वाला ये जो होगा हिस्सा ये होता है आपका टर्मिनल मोरेन। नेक्स्ट है आपका सैंडस्टोन इज मेटामॉर्फोज्ड टू। सो जो सैंडस्टोन होगी चट्टान, समय के साथ साथ जो उसमें चेंज होंगे तो वो किस फॉर्म में मेटाफोर होगी, वो आपको क्या देगी, तो सैंडस्टोन आपको देगा क्वार्टजाइट। सैंडस्टोन आपको क्या देगा, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट बेसिकली बहुत हार्ड होता है, ठीक है, तो क्वार्टजाइट इज अ हार्ड नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक।
अब जो आपकी क्वार्टजाइट क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ऐसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो इसके यूजेस हैं, जैसे कि बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस एंड एंगुलर शेप, क्रश्ड मतलब कि टूटा हुआ जो क्वार्टजाइट होगा वो रेलवे के बालास्ट के अंदर, क्वार्टजाइट और डेकोरेटिव स्टोन के अंदर, ऐसे तरीके से आपका जो है यूज किया जाता है। लेक फॉर्म्ड इन ए कल्ट ऑफ रिवर मेंडर इज कॉल्ड, उसे बोला जाता है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कैसे बनती है मैं बताता हूं आपको। देखिए ये आपकी रिवर है एक मेंडर फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा, अब देखिए वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर फ्लो करेगा तो इसके जो साइड वाला हिस्सा होगा समय के साथ साथ क्या होता जाता है, वो इरोड होता जाता है, इरोजन होता जाता है, ठीक है। तो पार्टिकल साइड वाली मिट्टी होती है पानी के साथ साथ बहती चली जाती है। तो एक टाइम पे कुछ ऐसा होगा, ऐसे हो जाएगा, यहां से ऐसे हो जाएगा, एक टाइम पे कुछ ऐसे होगा और एक टाइम पे कुछ ऐसे हो जाएगा। और दूसरा रीजन क्या होता है कि अब एक टाइम ऐसा भी होता है जब बारिश बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए ये हिस्सा पतला हो गया आपका। अब एक टाइम होता है कि बारिश बहुत ज्यादा होती है, बारिश के बाद ज्यादा होने से क्या होगा, जो आपके वाटर का फ्लो है वो हाई होगा, और जब वाटर के फ्लो हाई होगा वो आपका मूव करने की कोशिश करेगा लीनियर में, ना कि एज कंपेयर टू उसके मेंडरिंग फॉर्म में, क्योंकि जो उसका प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो वो सीधा जाने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो वाटर सीधा जाएगा तो जो आपका ये वाला हिस्सा होगा ऐसे ये मर्ज हो जाएगा वाटर के अंदर, वाटर यहां से फिर आपका सीधा फ्लो करने लग जाएगा, और ये जो आपका साइड वाला हिस्सा है ये कट हो जाएगा, ये ऐसे। तो ये जो आपकी लेक बनी है इसे हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक या फिर अबेंडन मेंडर, ठीक है। तो ये होगी आपकी ऑक्सबो लेक। द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिकल मेरिडियन एट अ प्लेस, कहने का मतलब जो आपकी कंपास होती है, जो वो नॉर्थ इंडिकेट करती है, और जो हमारी एक्चुअल अर्थ की मैग्नेटिक नॉर्थ होती है, नॉर्थ पोल के बीच में जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। यहां से आप समझ जाओगे, यहाँ पे देखिए ये आपकी कंपास हो गई, ये जो आपकी है कंपास नॉर्थ इंडिकेट करती है मैग्नेटिक नॉर्थ, और जो आपका एक्चुअल नॉर्थ पोल होता है उसके बीच का जो एंगल होता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, उसे हम बोलते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है इस कंपास के अंदर, आप देख सकते हैं। Ice glacier melting is a common phenomenon linked to the rise in sea water level. The glaciers are predominantly present in, अभी हमने पढ़ा था कि ग्लेशियर जो आपके फ्रेश वाटर का अच्छा सोर्स होते हैं, सो मैक्सिमम ग्लेशियर मिलते कहाँ हैं, अंटार्कटिका में। so, जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। साउथ पोल बात कर रहे थे हम, अभी बर्फ की हमने बात की थी कि जो 9000 मीटर उसका वो क्या है, एलिवेशन है, ठीक है। सो सबसे ज्यादा जो बर्फ है वो कहाँ है, साउथ पोल के ऊपर है, ठीक है। सो सबसे ज्यादा ग्लेशियर भी हैं जो आपके, वो है साउथ पोल के ऊपर, अंटार्कटिका। द रेट ऑफ डिफोरेस्ट्रेशन इज हाई इन, सो जो रेट होगा डिफोरेस्ट्रेशन का वो हाई कहां पर होगा। डिफोरेस्ट्रेशन मतलब कि जंगल को काटकर उस जगह का यूज करना, खेतीबाड़ी करने के लिए, कॉलोनियां बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, डिफोरेस्ट्रेशन। अब डिफोरेस्ट्रेशन वो ज्यादा वहां पर होगा जिस रीजन के अंदर ज्यादा क्या होंगे, जंगल होंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो जंगल होते हैं आपके ट्रॉपिकल जोन में होते हैं। यहां पे आप देख सकते हो ये जो आपका रेड रीजन है ये रिप्रेजेंट करता है आपका ट्रॉपिकल जोन। अब ट्रॉपिकल जोन के अंदर देखिए आप, सारा तो आपका अफ्रीका कवर हो गया, ठीक है, हाफ इंडिया आपका कवर हो गया। तो मैक्सिमम जो आपके फॉरेस्ट मिलते हैं वो एरिया सारे किसके अंदर कवर हो गए, ट्रॉपिकल जोन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ट्रॉपिकल जोन। माउंड्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय विंड एक्शन आर कॉल्ड, माउंड मतलब कि रेत के टिब्बे। अरे गाने वगैरह आप देखते होंगे, ठीक है, गाने वगैरह में आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में जब शूटिंग होती है तो आपका रेत होता है जो
कुछ ऐसे ऐसी शेप में होता है, ऐसी में, और कईयों में ऐसे होता है पैराबोलिक शेप में। तो ये सारे क्या होते हैं, रेत के टिब्बे। ये होते हैं आपके, यहाँ पे देखिए आपको टाइप दिखा रखे हैं, ये जो आपके लीनियर देखते हो आप, ये होते हैं आपके लीनियर ड्यून्स, और जो आप ये वाले देखते हो ये होते हैं आपके पैराबोलिक ड्यून। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के सैंड के ड्यून्स यहां पर दिखाए गए हैं। जिस ड्यून को क्या बोलते हैं हम, टिब्बा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पास कहां से होती है, तभी इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाओगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होती है वो होती है एशिया की, अगर मैं बात कर रहा हूं तो म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूनाइटेड अरब अमीरात और ताइवान से। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना। नेपाल हमने कहीं नहीं मिला जहां से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करे, तो जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। इंडिया की यदि बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने स्टेट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है इंडिया से। तो गुजरात से लेके मिजोरम, तो यदि हम एक लाइन से जोड़ें तो बीच में आपके 8 स्टेट्स आएंगे जिनसे जो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अर्थक्वेक आर जनरली एसोसिएटेड विद, अर्थक्वेक बेसिकली जो आपके एसोसिएट हैं वो है फॉल्ट से। विच टाइप ऑफ लेक इज फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी, ये हमने अभी पढ़ा था। वोल्केनिक एक्टिविटी से जो लेक बनती है वो होती है आपकी कैल्डरा लेक। द रैपिड स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मासेस इज कॉल्ड, ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं उसे, लैंड स्लाइड। टुंड्रा, टुंड्रा क्या होते हैं, टुंड्रा आपके भाई कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, यहां पे देखिए कि इन फिजिकल जियोग्राफी की यदि हम बात करें तो टुंड्रा होते हैं आपके इज अ टाइप ऑफ बायोम वेयर द ट्री ग्रोथ इज हिंडर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, कि ठंडा एरिया मतलब कि जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा एंड अंटार्कटिक टुंड्रा। In tundra, the vegetation is composed of dwarf shrubs, sedges, grass, mosses and lichen। मतलब कि जो हाई जो है आपके एल्टीट्यूड वाले जो पौधे होते हैं वो नहीं उगते, तो मतलब कि जो घास वगैरह, झाड़ियां वगैरह ये जो है उगती हैं। Which of the following scientists gave that the path of each planet around the sun is elliptical? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो जो केपलर थे जिन्होंने आपका लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिया था, उनका कहना यह है कि जो आपका ऑर्बिट होता है प्लैनेट का सन के अराउंड, वो सर्कुलर ना होकर किस फॉर्म में है, एलिप्टिकल फॉर्म में। नहीं समझ आया तो आप ये चीज देखिए, नेम द फर्स्ट एशियन कंट्री ऑर्बिट मार्स। भाई ये तो हम प्राउडली कह सकते हैं कि जो वो कंट्री का नाम क्या है, इंडिया। मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो कि शुरू हुआ था 5 नवंबर 2013 को उपग्रह छोड़ा गया था, जिसने मार्स के ऑर्बिटर में एंटर किया था 24 सितंबर 2014 को। 299 दिन की जो है यात्रा चली थी पूरी सारी। जिसका नाम रखा गया था आपका मोम, MOM, मोम।
डे एंड नाइट आर इक्वल एट, तो डे एंड नाइट जो आपके इक्वल होते हैं वो होते हैं इक्वेटर पर। इक्वेटर क्या है, इक्वेटर को हम पहले कर चुके हैं, समझ चुके हैं। इन ए सोलर और लूनार एक्लिप्स द रीजन ऑफ अर्थ शेडो इज डिवाइडेड इनटू, सो जो अर्थ शेडो है बेसिकली वो लूनार या फिर सोलर एक्लिप्स के टाइम 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। 2 पार्ट मैंने आपको बता दिया था कि अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, और जो थर्ड होती है वो आपकी एंटुम्ब्रा। द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन आर, काफी सिंपल है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट है आपके 8। द डार्केस्ट पोर्शन ऑफ शेडो कास्ट ड्यूरिंग एन एक्लिप्स, सो जो डार्केस्ट पोर्शन होता है आपकी शेडो का वो मैंने आपको बताया था क्या होता है, अम्ब्रा। When the moon completely covered by the sun, it is known as, तो जब मून completely covered by sun इसे बोला जाता है आपका अम्ब्रा। A spinning neutron star is known as, spinning neutron star को बोला जाता है आपका पल्सर। पल्सर होते हैं आपके न्यूट्रॉन स्टार जो है आपके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। A pulsar is a highly magnetized rotating neutron star or a white dwarf that emits a beam of electromagnetic radiation. Light from the sun reaches us in nearly, सिंपल है, लगभग 8 मिनट में। The planet which has the highest surface temperature is, वैसे तो मरकरी है जो सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन जो सरफेस टेम्परेचर है वो वीनस का सबसे ज्यादा होता है। सरफेस टेम्परेचर जो अराउंड होता है आपका 735 केल्विन, मतलब कि 462 डिग्री के आसपास, इतना टेम्परेचर की जिसमें लीड भी जो आपकी पिघल जाती है। और वीनस के बारे में क्या क्या है, वीनस हियर इज सोलर सिस्टम, दे आर प्लैनेट्स बोथ हॉटर एंड कोल्डर्स। अर्थ, मरकरी श्योर इज हॉट एंड बट वीनस इज हॉटर। Venus is much further from the sun, orbiting at a distance more than 108 मिलियन किलोमीटर। वीनस जिसे हम अर्थ ट्विन भी बोलते हैं, अर्थ ट्विन भी जिसे बोला जाता है, क्योंकि जो इसका आकार है लगभग वो क्या है, अर्थ के बराबर है, लेकिन है तो अर्थ से छोटा लेकिन लगभग बराबर के समान है, इसलिए अर्थ ट्विन भी बोला जाता है। और सबसे खास बात, Venus is often visible to the naked eye in the morning and evening sky. It has often been called Earth's twin because of its similar size. But space probes have discovered that the environment there is actually quite inhospitable. रहने योग्य नहीं। एटमॉस्फेयर की बात करें तो 96.5% वीनस के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, 3.5% नाइट्रोजन है। Which planet do not have satellites revolving around them? So मरकरी और वीनस हैं जिनके कोई सैटेलाइट नहीं है। Which planet in our solar system is nearly as big as Earth? So ये अभी हमने डिस्कस किया है, जो वीनस है। Which of following is a blue planet? अर्थ को बोला जाता है ब्लू प्लैनेट। सुपरनोवा, सुपरनोवा तारे की स्टेज होती है आखिरी, यहां पे देखिए, सुपरनोवा इज एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द लास्ट स्टेलर इवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ अ मैसिव स्टार्स लाइफ, हुज ड्रामेटिक एंड कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्शन इज मार्क्ड बाय वन फाइनल टाइटैनिक एक्सप्लोजन। इसे बोला जाता है सुपरनोवा। तो सुपरनोवा को हम क्या बोल सकते हैं, एक एक्सप्लोडिंग स्टार। The planet which takes 88 days to make one revolution of the sun, तो वो है आपका मरकरी। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड द इनर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सूर्य के सबसे नजदीक है। ऑर्बिटल पीरियड इसका 88 दिन का होता है। द मास ऑफ द जुपिटर इज अप्रोक्सीमेटली, जो मास है जुपिटर का वो लगभग है आपका 1/1000 ऑफ सोलर मास। जुपिटर जो कि सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सोलर सिस्टम का,
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जुपिटर के बारे में जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए कि जुपिटर इज द फोर्थ ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम. द एंशियंट बेबीलोनियंस वर द फर्स्ट टू रिकॉर्ड देयर साइटनिंग ऑफ जुपिटर. जुपिटर हैज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ ऑल द प्लेनेट, क्योंकि जो इसकी एक्सिस की रोटेशन है वो है उसकी 9 hours and 55 minutes. Jupiter orbits the sun once every 11.8 अर्थ ईयर. तो मतलब कि एक जो ऑर्बिट का चक्कर होगा वो 11.8 ईयर में पूरा करता है. द ग्रेट रेड स्पॉट इज अ ह्यूज स्टॉर्म ऑन जुपिटर. जो ग्रेट रेड स्पॉट दिखता है जुपिटर के ऊपर वो एक क्या है, तूफान है, स्टॉर्म है. जुपिटर्स मून गैनीमेडे जिसका नाम है वो क्या है, लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम. तो जुपिटर का जो मून है, सैटेलाइट है गैनीमेडे, वो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेनेट? जुपिटर. ऑल वाइटल एटमोस्फेरिक प्रोसेसेस लीडिंग टू वेरियस क्लाइमेटिक एंड वेदरिंग कंडीशन टेक प्लेस. तो सारी जो आपकी वेदरिंग कंडीशंस होती हैं अर्थ की, वो किसमें होती हैं? ट्रोपोस्फेयर के अंदर. ठीक है. सो ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट्स एट अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस से ही शुरू होती है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो यहां पर, और गोज अप टू एट हेट ऑफ 7 से 20 किलोमीटर तक जाती है. ठीक है. तो ये आपकी मैक्सिमम है ट्रोपोस्फेयर, यहां से यहां तक. ट्रोपोस्फेयर. Most of the mass, about 75 to 80% of atmosphere is in troposphere. तो जो एटमोस्फेयर होता है मैक्सिमम वो आपका लाई करता है किसमें? ट्रोपोस्फेयर. और जितने भी आपके वेदर के चेंजेस होते हैं वो सारे किसमें होते हैं? ट्रोपोस्फेयर के अंदर. क्लाउड बर्स्ट मीन्स बादल का फटना क्या होता है? बादल का फटना मतलब एक ही स्थान पर, ठीक है, ज्यादा मात्रा में वर्षा हो जाना. ठीक है. तो मतलब कि एबनॉर्मली हैवी डाउनपोर ऑफ रेन एसोसिएटेड विद अ थंडरस्टॉर्म. जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर. कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? जो कि सडन एग्रेसिव डाउनपोर विद इन रेडियस ऑफ अ कपल ऑफ किलोमीटर. जो बादल फटता है तो मतलब कि जो एरिया होता है, रेडियस होता है, वो कुछ किलोमीटर तक का होता है, और जो बादल फटता है जिस रीजन में, वहां पर एक कुछ टाइम के लिए बाढ़ जैसे क्या हो जाते हैं, हालात हो जाते हैं. क्योंकि जो पानी गिरता है रेन का, वो लगभग होता है आपका 100 मिलीमीटर पर हावर. चूज अ करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ द एटमोस्फेरिक लेयर. तो एटमोस्फेरिक लेयर के आपको यहां पर बताना है जो है अरेंजमेंट कौन सा ठीक है. इसको करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर कौन कौन सी है. पहली है आपकी ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर जहां पे खत्म होती है उसे बोला जाता है आपका ट्रोपोज. फिर आती है आपकी स्टेटोस्फेयर. स्टेटोस्फेयर जहां पे खत्म होती है उसे बोला जाता है आपका स्टेटोपोज. फिर होती है आपकी मेसोस्फेयर. इसी तरह आपकी थर्मोस्फेयर. सो आपकी बेसिकली 1, 2, 3, 4 और 5 लेयर होती हैं बेसिकली एटमॉस्फेयर की, जिसे हमें डिवाइड किया गया है एटमॉस्फेयर को. और ये है इनका करेक्ट ऑर्डर. द लेयर ऑफ अर्थ क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड. सो जो अर्थ के सबसे नजदीक है कौन सी है, यहां से आप देख लीजिए कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर. द मेडिटेरेनियन रीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी रेन इन. मतलब कि मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर जो वर्षा होती है वो विंटर में होती है, स्प्रिंग में होती है, ऑटम में होती है और समर में होती है. कब होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा जो मेडिटेरेनियन रीजन में होती है वो विंटर में होती है, मतलब कि सर्दियों में होती है.
द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन रेनी सीजन ड्यू टू। भाई गर्मी के टाइम जो आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन होता है इंडिया का, गर्मी के कारण वहां पर जो आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। सो ये क्या करता है, जो आपकी एयर होती है इंडियन ओशियन में, ठीक है, जो कि हाईली कंडेंस होती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इधर आपका जो प्रेशर होता है वो लो होता है, इनका जो टेम्परेचर क्या प्रेशर होता है वो हाई होता है। और आपको पता है लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो आपकी है हवा मूव करती है, तो बस इसी कारण जो है इसको ये अट्रैक्ट कर लेता है। और जब ये मूव करता है, इक्वेटर को पास करता है, तो अर्थ के कोरोलॉइस इफेक्ट के कारण जो है ये हवाएं राइट डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। यहां पे आप देख सकते हो। तो फिर जो क्या आता है आपका मॉनसून, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिस्पेक्ट टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग? इट इज अ डिवाइस फॉर वाटर कंजर्वेशन, ये ठीक है, वाटर कंजर्व करते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। रेजिंग वाटर टेबल, ये भी ठीक है। इट हेल्प्स मीट राइजिंग वाटर डिमांड, ये भी ठीक है। इट इंक्रीज रन ऑफ लॉसेस, गलत। भाई रन ऑफ लॉसेस का मतलब जो वाटर के रन ऑफ के कारण, हाइड्रोलिक एक्शन के कारण जो इरोजन होता है वो कब होगा, जब वाटर फ्लो करेगा तभी होगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, वाटर को रोक के रख रहे हैं, तो जो आपका इरोजन होगा, रन ऑफ होगा, लॉस, वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है जो है इसका राइट आंसर। यहाँ पे डिक्रीज आना चाहिए था इंक्रीज की वजह। द फॉरेस्ट विच एक्ट्स बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन आर, तो साइक्लोन के अगेंस्ट जो बैरियर होते हैं फॉरेस्ट, उन्हें बोला जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। आवर एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू लेयर, तो हमारा जो एटमोस्फेयर है वो बेसिकली 5 लेयर में डिवाइड है। पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द फर्स्ट लेयर अबव द सरफेस एंड कंटेन हाफ ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर। ये हमने पढ़ा था भाई। जितनी भी आपके वेदर चेंजेस होंगे वो ट्रोपोस्फेयर में होंगे। जो आपके जेट और एयरक्राफ्ट उड़ते हैं वो किस में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। और जो ओजोन लेयर होती है आपकी वो भी किसके अंदर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ठीक है। मिटियोर्स, जो आपके मिटियोर्स होते हैं, रॉक फ्रेगमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो अंतरिक्ष से आती हैं, वो किसके, कौन सी लेयर के अंदर जलकर राख हो जाती हैं, मेसोस्फेयर के अंदर। फिर आपका थर्मोस्फेयर, जिसके अंदर हमारे स्पेस शटल होते हैं, ऑर्बिट करते हैं, किसके लेयर के अंदर, थर्मोस्फेयर के अंदर। और जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है एटमोस्फेयर का, उसे हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर। और यहीं पर जो आपका टेम्परेचर होता है सबसे ज्यादा 4500 डिग्री के आसपास यहां पर जो है टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली अबव, सो जो टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर तो बेसिकली आपका ट्रोपोस्फेयर से ही इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, ट्रोपोस्फेयर से जब आप ऊपर मूव करना शुरू करोगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है वो होता है एक्सोस्फेयर में, ठीक है। तो जब आप एक्सोस्फेयर जो आपकी आई थिंक लाई करती है 700 से आपकी एक्सोस्फेयर जो लाई करती है आपकी 700 से 10,000 किलोमीटर। तो एक्सोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो 4500 डिग्री होता है, मैंने यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। तो एक्सोस्फेयर में जब आप ऊपर की तरफ मूव करोगे तो जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो सभी के मुकाबले ज्यादा होगा, क्योंकि वहां टेम्परेचर क्या है, हाई है। तो यहां पे ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिपेंड अपॉन, ह्यूमिडिटी एयर की, पानी की मात्रा एयर में कब ज्यादा होगी, कब ज्यादा होगी, जब जो आपकी एयर होगी वो कम टेम्परेचर में होगी, ठीक है। यदि टेम्परेचर हाई होगा
ठीक है, तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी जो एयर की होगी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब लोकेशन पे डिपेंड करता है टेम्परेचर जी, आपकी लोकेशन क्या है। फिर वेदर किस टाइप का है, क्या कंडीशन है आपके वेदर की, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा। सो जो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक ऑफ वेजिटेबल इन द डेजर्ट। भाई डेजर्ट के अंदर जो आपके रेनफॉल है वो सबसे कम होता है, इसीलिए जो ये मेन रीजन होता है इसका लैक ऑफ वेजिटेबल का, किसके अंदर, डेजर्ट रेगिस्तान में। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज एट द हायर एल्टीट्यूड इज कॉल्ड। बेसिकली क्या होता है, जो हमारा अर्थ का सरफेस होता है इसके जो आसपास की एयर होती है वो गर्म होती है, और जैसे जैसे ये ऊपर उठती जाती है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, वार्म और कोल्ड। लेकिन कुछ रीजन में, कुछ सिचुएशन में क्या हो जाता है उल्टा, जैसे कि रात की बात करें तो यहां पे जो टेम्परेचर एयर होगी उसका टेम्परेचर होता है लो, जैसे जैसे ये ऊपर मूव करती जाती है इसका टेम्परेचर हो जाता है इंक्रीज, रिवर्स कंडीशन। इसे हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, और यही टेम्परेचर इन्वर्जन कारण बनता है स्मोक का, जिससे विजिबिलिटी क्या हो जाती है सिटी की, कम हो जाती है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स आर अदरवाइज कॉल्ड। ये जो पहला एक बार लेक्चर था जियोग्राफी का, उसमें मैं आपको बता चुका हूं इनके बारे में, प्रेशर बेल्ट के बारे में, करंट के बारे में, मतलब कि जो गर्म करंट होते हैं, ठंडे करंट होते हैं, इनके बारे में बता चुका हूं। तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हम हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। जो उसका लिंक है वीडियो का वो भी मैं नीचे डाल दूंगा वीडियो के अंदर, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हो। द मेन एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो मेन एडवांटेज क्या होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की। जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। द क्लाइमेट जोन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। वैसे तो काफी क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट्सों पर क्लाइमेट की, लेकिन जो मेन है वो है आपकी रेनफॉल। ठीक है, तो क्लाइमेट जोन है आपके क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल। The layer of the atmosphere in which radio waves are reflected back is called। सो जो आपकी रेडियो वेव होती हैं रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं टकराकर, कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर से, यहां पे देखिए आप, ये जो आपकी रेड सर्कल है ये है आपका आइनोस्फेयर। ठीक है, और ये जो आपकी ब्लैक रेज हैं ये आप देख रहे हो ये वाली, ये है आपकी रेडियो वेव। तो ये टकराती है आइनोस्फेयर से और बैक आ जाती है अर्थ के ऊपर। ठीक है, विंड रोज रिप्रेजेंट। विंड रोज क्या होता है, विंड रोज भाई बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हवा की डायरेक्शंस को मापने के लिए। विंड रोज इज अ ग्राफिकल टूल यूज्ड बाय मेटीरियोलॉजिस्ट टू गिव अ सुसेंट व्यू ऑफ हाउ विंड स्पीड एंड डायरेक्शन आर टिपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। ये जो स्पोक होते हैं, ठीक है, ये बताते हैं आपकी एयर की फ्रीक्वेंसी के बारे में, और जो आप देख रहे हो कि हर एक स्पोक को डिफरेंट कलर में डिवाइड किया गया है, और ये जो कलर होते हैं आपके ये बताते हैं एयर की स्पीड को। ठीक है, जो आपके स्पोक्स होते हैं मतलब कि डायरेक्शन और अर्थ की फ्रीक्वेंसी को, सॉरी एयर की फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, और ये आपको हर एक स्पोक जो डिफरेंट कलर में डिवाइड किया गया है, ये कलर आपके शो करते हैं विंड की स्पीड को। यहां पर देख लीजिए ये मीटर दिखाया गया है, यदि इस कलर में लाई करती है तो ये स्पीड होगी, इस कलर में ये स्पीड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइफून और कॉमन। तो टाइफून जो आपके कॉमन होते हैं बेसिकली किसमें, चाइना और जापान। विच ऑफ द फोर रीजन अबव द अर्थ हैज स्मॉलेस्ट हेड। तो सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है, तो सबसे कम ऊंचाई जो होती है आपकी वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर की। सॉरी, स्ट्रेटोस्फेयर की नहीं होती, स्ट्रेटोस्फेयर तो आपका 12 से 50
किलोमीटर तक होता है आपकी ट्रोपोस्फेयर की, जो कि होता है आपका 0 से 12 किलोमीटर के आसपास। और वेरी भी करता है कुछ रीजन में, यानी कि 0 से 12 ही होता है, वेरी भी करता है। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट्स एट अर्थ सरफेस एंड गोज अप टू अ हाइट ऑफ 7 to 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर तक जा सकता है मैक्सिमम अबव सी लेवल। फ्रंटल रेन इज कोज्ड बाय। फ्रंटल रेन कब होगा? फ्रंटल रेन भाई जो आपकी नीचे की वार्म एयर होगी। ठीक है। Frontal rain is a type of condensation that occur when a cold front meets a warm front. तो जो आपकी नीचे की एयर होगी ना गर्म, वो मूव करेगी ऊपर। ठीक है। तो वार्म एयर इज लेस डेंस, जो आपकी गर्म एयर होती है वो लेस डेंस होती है देन कोल्ड एयर। कोल्ड एयर से when the two air meets, when two air masses meet, warm air is forced over the cold air बिकॉज इट इज लेस डेंस। इसी की वजह से क्या होता है, फिर आपकी जो वर्षा जो होती है शुरू हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं फ्रंटल रेन। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका साइक्लोनिक एक्टिविटी। द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज टर्म्ड एज। वर्टिकल मूवमेंट जो एयर की होती है उसे हम बोलते हैं एयर टर्बुलेंस। इन विच रीजन डज रेनफॉल अकर थ्रू आउट द ईयर? वो है आपका इक्वेटोरियल रीजन। द एल नीनो फिनोमिना विच स्पार्क क्लाइमेट एक्सट्रीम अराउंड द ग्लोब ओरिजिनेट इन दी। सो एल नीनो जो आपका ओरिजिनेट होता है वो होता है पैसिफिक ओशियन के अंदर। यहां पे आप पढ़ सकते हो एल नीनो के बारे में, वीडियो को पॉज कर। अ सेमी एनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर विच हैज अ फ्री कनेक्शन विद ओपन सी इज कॉल्ड। उसे बोलते हैं हम एस्चुरी, मीन्स मुहाना, नदी का मुहाना जो है आपका ओशियन से मिलता है। जहां पर आपकी नदी गिरती है वहां ओशियन से मिलता है। यहां पे आप देख सकते हो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ये आपकी रिवर है। तो ये आपका जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये जो आपका ओपन पार्ट है ये आपका ये क्या है? एस्चुरी, मुहाना, नदी का मुहाना। द लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ फ्रेश वाटर इज। ये मैंने आपको बता दिया था कि जो ग्लेशियर होते हैं वो क्या है? रिजर्वियर ऑफ फ्रेश वाटर। द स्मॉलेस्ट ओशियन इज। जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा महासागर है उसका नाम है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन विद एन एरिया ऑफ अबाउट 5.4 मिलियन स्क्वायर माइल्स। द आर्कटिक ओशियन इज अबाउट 1.5 टाइम्स एज बिग एज द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका से 1.5 टाइम्स बड़ा है। इट इज बॉर्डर्ड बाय ग्रीनलैंड, कनाडा, जो इसके साथ कंट्री लगती है ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, अलास्का, रशिया। एवरेज डेप्थ ऑफ आर्कटिक ओशियन है आपकी 12,000 फीट। स्प्रिंग टाइड्स अकर ऑन। स्प्रिंग टाइड्स जो कि स्ट्रॉन्ग टाइड होती हैं हमारी। सबसे पहले आप ये एनिमेशन देखिए, आप समझ जाओगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि स्प्रिंग टाइड्स आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग टाइड्स। दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द सीजन स्प्रिंग। मतलब कि कहने का कि कोई यानी कि स्प्रिंग सीजन में आपकी स्प्रिंग टाइड्स आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नाम स्प्रिंग टाइड्स है। दे अकर व्हेन द अर्थ, सन एंड द मून्स आर इन सेम लाइन। ये आपकी अर्थ, ठीक है, जब ये एक लाइन में होंगे तब अर्थ, सन और मून आपके एक लाइन में होंगे, तब ये आपका हो गया सन। ये जो आपका मून है जो अर्थ के चक्कर काट रहा है, तो जब ये एक लाइन में होंगे तब क्या होगी आपकी स्प्रिंग टाइड होगी। देखिए ये हो गया फुल मून। यहां पर जब होगा इसे बोलते हैं फुल मून, यहां पर जब होगा इसे बोलते हैं न्यू मून।
ठीक है। तो न्यू मून और फुल मून के वाले दिन जो होती है कौन सी, स्प्रिंग टाइम, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ का, सॉरी सन का और मून का, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करते हैं नीप टाइड, नीप टाइड कब होगी, जब आपका मून का थर्ड क्वार्टर, यहां पे देख लीजिए और यहां पे देख लीजिए फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। तो जब ये वाली कंडीशन होगी आपकी, तब होती है आपकी नीप टाइड, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जो आपका सन होता है और मून होता है, ठीक है, उनके जो ग्रेविटेशनल पुल होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जिसकी वजह से वो यूनिडायरेक्शनल ना होकर दो डिफरेंट डायरेक्शन से आते हैं। तो जो आपकी टाइड तब बनती है वो बनती है नीप टाइड, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये एनिमेशन समझ आया होगा। द लार्जेस्ट करंट बिकॉज ऑफ इट्स डार्क वाटर इज नोन एज द ब्लैक करंट, एंड दैट इज, तो ब्लैक करंट निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो क्यूरोशियो करंट है, जिसे हम ब्लैक करंट भी बोलते हैं। नीप टाइड, नीप टाइड मैंने अभी आपको बताया था, नीप टाइड कैसे बनती है, यहां पे एक बार वो देख लीजिए, एनिमेशन से मैंने आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो जब आपकी पोजीशन होगी मून की वो वर्टिकल होगी, ठीक है, तो तब क्या बनेगी आपकी नीप टाइड। लेकिन जब सूर्य और सन आपके एक सीध में होंगे तब क्या होगी आपकी स्प्रिंग टाइड, और जब वर्टिकल होंगे तब क्या होगी नीप टाइड। नीप टाइड मतलब की अ टाइड इन विच द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड द लो टाइड इज द लीस्ट। नीप टाइड occur twice a month when the sun and moon are at right angle to the earth, ठीक है। when this is in the case, their total gravitational pull on earth's water is weakened, क्योंकि उनकी जो पोजीशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, इसलिए। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज नोन एज, तो उसे हम बोलते हैं टाइड। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द वार्म ओशियन करंट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वार्म ओशियन करंट है, तो वो है आपका गल्फ ऑफ स्ट्रीम। द ईस्टवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ द ब्राजील करंट इज कॉल्ड, तो ईस्टवर्ड कंटिन्यूशन होता है ब्राजील करंट का, उसे हम साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। so, जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, और इसका मेन कारण होता है आपका अर्थ की रोटेशन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फिजिकल जियोग्राफी से, और ये हमारी जो ऑल एमसीक्यू आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल फ्रॉम 1999 से 2016 तक की, उसका पार्ट ये सेकंड है, थर्ड भी बोल सकते हैं इसको आप पार्ट, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 पार्ट हैं जिसके अंदर मैंने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं आपके इंपॉर्टेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, और हाँ, यदि वीडियो में आपको लगता है कि कोई करेक्शन है, बोलते वक्त कोई चीज गलत बोली गई है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, उसको मत भूलिएगा, ठीक है। आपके जो कमेंट होंगे वो हमेशा प्रभाव में लाए जाते हैं वीडियो बनाते वक्त, आपके सजेशन जो भी आप देते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और आप कोई चैनल पर कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो आप इस पेटीएम नंबर पर कंट्रीब्यूशन कर सकते हो 9034793107 पर। सो थैंक यू, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।